वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे टेलर्स की टेक्निक इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग टेक्निक्स पूरी तरीके से कवर करेंगे कि क्या टेक्निक्स उन्होंने, जैसे हमने लास्ट पार्ट में साइंटिफिक मैनेजमेंट किया था, इस पार्ट में हम लोग टेक्निक्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फंक्शनल फोरमैनशिप splits the role into 8 specialists, 4 for planning, जैसे कि एग्जांपल में एग्जांपल दिया है वो रूट क्लर्क, टाइम क्लर्क, एंड 4 फॉर इंस्पेक्टिंग, जैसे फॉर एग्जांपल गैंग वॉच इंस्पेक्टर एक्सेट्रा। दिस एंश्योर एक्सपोर्ट सुपरविजन इन प्लानिंग rather than relying on one person। तो क्या होता है ना कि कोई भी आप पर्टिकुलरली टारगेट या टास्क डिसाइड करते हो, तो वो पूरे टारगेट को अचीव करने के लिए आप एक एम्प्लॉय को काम नहीं देते, आप डिवाइड कर देते हो काम को। आप सारे एम्प्लॉयज में ये पर्टिकुलर काम ये एम्प्लॉय करेगा, ये पर्टिकुलर काम ये एम्प्लॉय करेगा। तो पहले आप डिपार्टमेंट वाइज भी इसको डिवाइड कर देते हो, फिर डिपार्टमेंट के अंदर भी आप टीम बना देते हो, या फिर इंडिविजुअली लोगों को काम दे देते हो कि आपको ये काम करना है। तो उसकी वजह से क्या होता है, क्या वो इंश्योर करता है कि एक्सपोर्ट सुपरविजन, ठीक है, इन प्लानिंग रादर देन रिलाइंग ऑन वन पर्सन। तो सारे ज्यादा लोग उसको काम कर रहे हैं, ज्यादा लोग चीजें कर रहे हैं। तो एक तो देखो, सबका जो माइंडसेट है, सबकी जो कैपेबिलिटी अलग अलग है, तो उनके आइडियाज और उनकी जो क्रिएटिविटी है वो आएगी उस काम में, क्योंकि बहुत लोग काम कर रहे हैं। एक ही इंसान सारे काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एक तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, इसलिए उसके वजह से बहुत लोगों का ध्यान रहेगा वो काम पे। ध्यान रहेगा मतलब अगर कोई एक इंसान कुछ गलत कर देता है तो दूसरा उसको उसकी मिस्टेक को सुधार सकता है। Whereas अगर वो एक ही इंसान सारे काम कर रहा है, तो अगर वो मिस्टेक भी करता है तो वो एनालाइज हम नहीं करते, ठीक है। तो ज्यादा लोग ध्यान दे पाते हैं, सुपरविजन होता है, और एक इंसान नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसलिए हम एक इंसान पर रिलाय नहीं करते, ठीक है। वो काम काफी बेटर होता है क्योंकि ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। एक किसी पे बर्डन भी नहीं आता, एक ही इंसान काम कर रहा है तो उससे मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा है, उसकी एफिशिएंसी कम होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो वो एक इंसान पे ही बर्डन हो जाएगा, ठीक है, और उसका जो आउटपुट है वो एफिशिएंट नहीं आ पाएगा। इसलिए हम सारे उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और सारे हमारे एम्प्लॉयज में काम को डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारा आउटपुट काफी अच्छा आ सके। ओके, फिर है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो ये सारे टेक्निक्स है, हाँ, ये हमें फॉलो करने हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। जब हम काम करते हैं अकॉर्डिंग टू टेलर, ये सब कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें करना पड़ेगा, एक मेथड है, टेक्निक है, ठीक है। फिर है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो सेट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर टूल्स, टाइम, क्वालिटी, मेथड एक्सेट्रा टू मिनिमाइज वेरिएशन। तो क्या होता है, स्टैंडर्ड जब सेट किए जाता है ना, तो उसके हिसाब से काम होता है। तो काम में ना वेरिएशन नहीं होते, मतलब कुछ अलग अलग नहीं बन जाता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जब आप फैक्ट्री मशीन देखते हो, मशीनरी बड़े बड़े देखते हो, आपने देखा होगा कि कोई पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है, तो आप देखते हो कि वो एक पर्टिकुलर मशीनरी में वो बॉटल जाता है, नॉर्मल बॉटल होता है, फिर वो बॉटल जाता है, फिर उसको शेप दिया जाता है। फिर वो एक बॉटल को शेप नहीं दिया जाता, फिर उसके पीछे जितने भी बॉटल्स हमने लगाए हैं, पता ना, कि इंसान वो बॉटल लगा रहा है, प्लेस कर रहा है, उसको शेप दिया जा रहा है मशीन को यूज करके, और वो शेप दे रहा है, एक बॉटल को देता है कि नहीं, जितने बॉटल आप प्लेस कर रहे हो सारे बॉटल्स को वो सेम शेप देगा, एग्जैक्ट सेम शेप देगा। आगे आगे जाएंगी बॉटल, फिर उसको टैप जो लगाएगा, कैप हम जो बोलते हैं, सॉरी, जो कैप लगाएंगे वो सब बॉटल्स को सेम लगाया जाएगा कैप, ठीक है। पहले तो कोल्ड ड्रिंक फिल करते हैं, सब सेम क्वांटिटी में फिल की जाएगी, फिर उसके बाद उसको हम लोग कैप लगाएंगे, कैप पे भी जो लोगो होगा सेम होगा, एग्जैक्ट सेम, क्या बोलते हो, सेम लेंथ का वो लोगो होगा, एकदम एग्जैक्ट मिडल में होगा या थोड़ा साइड में होगा, तो सबका सेम ही होगा, ठीक है। जो भी लेंथ में वो मार्क किया गया है, वो स्टिक किया गया है लोगो, तो सेम होगा सारे बॉटल्स का। और फिर एंडिंग में आप कैप भी बंद करोगे, और उसके बाद जो आप लेबल लगाते हो नीचे बॉटल के ऊपर, ठीक है, जो स्टिकर होता है लेबल का, वो भी सारे बॉटल्स को सेम लगाया जाता है। उस लेबल के अंदर जो भी कंटेंट लिखा जाता है वो भी सारे बॉटल्स का सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, वो सेम ही करना है। मुझे जो बॉटल मिलेगी उसमें कुछ अलग लिखा है, आपको जो बॉटल मिलेगी उसमें कुछ अलग लिखा है, तो चलेगा क्या? ये ऐसी ब्रांडिंग नहीं होती, ठीक है, ऐसा काम नहीं चलता है। तो अगर एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए तो वो ही सेम प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं और वो वेरिएशन अवॉइड करता है।
ठीक है। जब वेरिएशन अवॉइड होता है तो जो बाकी की XYZ गलतियां होती है, एरर्स होते हैं, वो भी अवॉइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन हमारे जो हम इक्विपमेंट्स टूल्स यूज कर रहे हैं उसमें भी होना चाहिए। हम जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर काम में, ऑपरेशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, जो भी टाइम हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। हम जो क्वालिटी जो यूज कर रहे हैं वो क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, वो भी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। जो मेथड टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं वो भी स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, ठीक है। फिर सिंप्लीफिकेशन, remove unnecessary product process variations to reduce cost and inventory as seen in firms like Toyota and Nokia। तो एग्जांपल दिया है टोयोटा ने नोकिया का कि हम जो हमारा जो भी काम चल रहा है, जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, इजी होना चाहिए, एक्स्ट्रा अपोजिट चीजें नहीं करनी है, ठीक है। कि ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, चलो ये भी बेनिफिशियल हो सकता है, इसको ये भी प्रोसेस करके देखते हैं, ये भी कर लिया। जब आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो और मेसअप हो जाता है, ठीक है। फिर और कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कंफ्यूजन की वजह से आगे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है। तो हमें एक्स्ट्रा काम, और उसकी वजह से हमारा बहुत सारा रिसोर्स भी वेस्ट होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है। फिर हम जो कॉस्ट इंकर करते हैं उसके लिए वो पैसा भी हमारा वेस्ट होता है। तो इसलिए ज्यादा तामझाम नहीं करना है। हमारे जो रूल्स है, प्रिंसिपल, टेक्निक्स है, मेथड्स है, उनको सिंपल रखना है। अपने एम्प्लॉयज को बताना है कि ये सिंपल वे में आपको ये काम करना है, ज्यादा आपका मतलब तामझाम चीजें मत करो, एक्स्ट्रा कुछ मत करो, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो भी प्रोसेस है, ठीक है, उसको उसमें जो भी अननेसेसरी चीजें है उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा वेरिएशन ना हो, और उसके वजह से हमारा कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। हमारी इन्वेंट्री मतलब स्टॉक्स, ठीक है, जो हमारा सामान होता है उसको इन्वेंट्री बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने टोयोटा और नोकिया का दिया है। आई होप आपको स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। ये हम बात कर रहे थे लास्ट पार्ट में कि हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, वर्क स्टडी के अंदर हमारी ये 4 सब टॉपिक्स है, ये सब टेक्निक्स है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फटीग स्टडी। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले मेथड स्टडी, एनालाइज एवरी टास्क टू आइडेंटिफाई वन बेस्ट वे टू परफॉर्म इट। तो ये क्यों किया है, ताकि हम वेरिएशन ना करें, ठीक है। हम कोई भी काम करते हैं, समझो कोई एक नया टास्क है और नए टास्क में एक नए मेथड से हम लोग को काम करना है, ठीक है। प्रिंसिपल्स तो हम यही यूज करेंगे, लेकिन कुछ नया मेथड यूज करना है, नया टेक्निक यूज करना है, तो हमें देखना है कि बेस्ट वे क्या है इसको करने का, ठीक है, ताकि हम कोई गलत वे में ना चले जाए, कोई एरर में फंस ना जाए, ठीक है, कुछ मिस्टेक्स ना हो हमारे एम्प्लॉयज से या फिर हमारे टेक्निक के वजह से मिस्टेक्स ना हो। इसलिए हमें एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्व करना है, हमारे एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे या हमारे रिसर्च के बेसिस पे, है ना, हमारे एनालिसिस के बेसिस पे हमें देखना है कि उसके लिए बेस्ट एक वे क्या है कि हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते, ठीक है। तो उसको हम मेथड स्टडी बोलते हैं। फिर आता है मोशन स्टडी, स्टडी फिजिकल मोशन, रीचिंग, लिफ्टिंग एंड एलिमिनेट वेस्टफुल मूवमेंट्स, प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय कटिंग अननेसेसरी मोशन। तो कभी कभी क्या होता है, ये मोस्टली लेबर वर्क में वगैरह ज्यादा देखने को मिलेगा कि आप ऐसे सिर्फ बैठे डेस्क पे बैठे हुए काम नहीं कर रहे हो, एक्चुअली फिजिकल काम कर रहे हो। तो जब आप फिजिकल काम करते हो तो आप समझ सकते हो कि कोई भी इंसान हो, सबकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। एक पॉइंट के बाद एक इंसान काम नहीं कर पाता है, ठीक है। मैं 8 घंटे काम कर सकती हूँ, 5 घंटे काम कर सकती हूँ, उसके बाद जो भी मैं काम करूंगी वो ऐसे डिक्रीजिंग मोड पे काम हो जाएगा, ठीक है। आप खुद देखते होंगे कि आप जो भी दिन भर काम कर रहे हो, एंड ऑफ द डे आप इतने एग्जॉस्टेड होते हो कि आप नहीं काम कर पाते। और फिजिकल जब आप काम कर रहे हो, है ना, लेबर वर्क जो होता है, तभी इंसान ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप जो भी पर्टिकुलरली फिजिकल मोशन है उसको मिनिमाइज करना है। अननेसेसरी जो होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल समझो कि एक ह्यूमन लेबर है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ये जो मशीनरी है उसको उठा के उसको बाहर लेके आनी, ठीक है। फिर उसको दूसरी मशीनरी भी उठा के बाहर लेके आनी, ठीक है। फिर वापस उसको वो वापस उधर वापस लाके रखनी, ठीक है, वापस जो उसकी जगह है वहां पे उसको लाके रखनी, ठीक है। तो ये उसको समझो कि 4 बार कर रहा है, क्योंकि जो भी है प्रोसेस चल रहा है उसके हिसाब से उसको 4 बार कर रहा है। लेकिन जो भी उसका सुपरवाइजर है या उसका मैनेजर है वो उसको 8 बार करा रहा है चीज, पता नहीं अननेसेसरी करा रहा है, या फिर उसको पता नहीं टास्क क्लियर नहीं है कि क्या करना है इसलिए वो कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो थक जाएगा,
ठीक है, ये मैं बेसिक लेवल पे बोल रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज होती है, ठीक है, जो लेबर वर्क जिसमें होता है, ठीक है, उनको अपना बॉडी मूवमेंट करना पड़ता है, मोशन में होना पड़ता है, कुछ लिफ्ट करना पड़ता है, कहीं पे फटाक से भाग के जाना पड़ता है, कहीं पे उनको कुछ हैंड मूवमेंट करके काम करना होता है, कहीं पे उनको बहुत दूर तक चल के जाना पड़ता है। तो यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट होती है और एक टाइम के बाद इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई अननेसेसरी एक्टिविटी है जहाँ पे जरूरत नहीं है और तो भी वो इंसान कर रहा है, तो वो नहीं करना है, उसको एलिमिनेट कर दो। वो आप एनालाइज करो पहले कि ये फिजिकल एक्टिविटी, ये मोशन है, इसकी जरूरत है कि यहाँ पे, अरे ये तो एक्स्ट्रा हो गया, ये तो अननेसेसरी हो गया, इसको इतने टाइम ही करना, इसको इतने बार ही करना है, तो आप एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हो, है ना। आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आप जो मेहनत एनर्जी लगा रहे हो वो भी आपकी वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे फोकस करता है मोशन स्टडी पे कि अननेसेसरी जो आपकी मूवमेंट है, आपका जो मोशन है, ठीक है, आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं करनी। तो उसके वजह से क्या है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ती है और जो अननेसेसरी मोशन है उसको भी हम कट डाउन करते हैं, रिड्यूस करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। हाँ, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर है टाइम स्टडी। यूज स्टॉपवॉचेस टू यूज स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच टास्क, हेल्पिंग सेट वर्कर टारगेट एंड डिसाइड स्टाफिंग एंड वेजेस। तो टाइम स्टडी में बेसिकली हमें टाइम का ध्यान रखना है, ठीक है। हमने यहाँ पे जैसे स्टैंडर्डाइजेशन में टाइम के बारे में देखा कि जो टाइम है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, ये पर्टिकुलर टास्क के लिए मुझे इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम मुझे देने की जरूरत है, तो उतने ही टाइम में वो होना चाहिए, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा टाइम देके एक काम जो है वो 2 घंटे में होने वाला है, अगर मैं उसको 4 घंटे लगा रही हूँ, 5 घंटे लगा रही हूँ, तो मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। उस एक्स्ट्रा 2 घंटे में एक नया काम हो जाता है, एक नया टास्क मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, राइट। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है या टाइम को ध्यान रख के हमें एक्टिविटीज करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो मैनेजर होते हैं वो अपने जो भी जूनियर्स होते हैं उनके नीचे एम्प्लॉयज जो काम कर रहे होते हैं उनको टास्क देते हैं और उनको एक टाइम फ्रेम देते हैं कि आपको ये टाइम फ्रेम में इतना टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसलिए वो अपनी जो एफिशिएंसी है, अपना जो भी पोटेंशियल है, वो प्रॉपरली उसका यूज करते हैं कि ठीक है मुझे ये टारगेट दिया गया है, मुझे ये टाइम फ्रेम में ही कंप्लीट करना है। तो उसका जो आउटपुट आएगा वो प्रॉपर टाइमली बेसिस पे आएगा, ठीक है, और हमें डिलेज भी नहीं होंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे हम वर्कर्स को टारगेट देते हैं, ठीक है, डिसाइड स्टाफिंग एंड वेजेस। उस टाइम के बेसिस पे हम स्टाफिंग भी करते हैं और वेजेस भी डिसाइड करते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का। जब कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है आपके एरिया में, आपने देखा होगा कोई बिल्डिंग बन रही है नहीं, तो उसका जब कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा लेबर्स मंगाए जाते हैं ना, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मंगाए जाते हैं, ठीक है। तो वो उनको बताया जाता है कि ये 3 महीने का काम है, आपको 3 महीना ये काम करना है, आपको रोज के आके ये 8 घंटे काम करना है, ये 7 घंटे काम करना है, ठीक है। इस 7 घंटे के हिसाब से आपको आपके वेजेस दिए जाएंगे, ठीक है। 7 घंटे का आपको 1500 रुपए दिया जाएगा, आपको 1200 रुपया दिया जाएगा, जो भी अमाउंट डिसाइडेड होता है वो आपको दिया जाएगा। तो क्या किया हम लोगों ने टाइमली बेसिस पे, मतलब ये मेरा प्रोजेक्ट का काम है 3 महीने का, तो 3 महीने के लिए मैंने स्टाफिंग किया, क्योंकि उसके बाद मुझे ये पर्टिकुलर वर्कर की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है 3 महीने का, 3 महीने का ये हमारा प्रोजेक्ट है, 3 महीने के लिए ही मुझे वो वर्कर चाहिए। तो उसकी वजह से आपने प्रॉपर स्टाफिंग किया, मतलब आपने अननेसेसरी वर्कर को, हाँ बाबा मैंने 3 महीने का काम है तो मैंने साल भर के लिए वर्कर को ले लिया या हमेशा के लिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ले लिया, तो कहाँ काम दूंगी मैं उसको। 3 महीने के बाद तो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं काम क्या दूंगी उसको। अगर मेरा कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, कोई नया टास्क नहीं है, तो वो करेगा क्या, बैठा रहेगा आके मैं उसको पे करूंगी, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें स्टाफिंग भी हम डिसाइड कर पाते हैं टाइमली बेसिस की वजह से कि ओके ये प्रोजेक्ट 3 महीने का है, 5 महीने का है, तो हमारा जो स्टाफ है, ये जो वर्कर है, ये जो लेबर है, ये हमें 3 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उतने महीने के लिए चाहिए। तो उसको कितना आवर्स वो काम कर रहा है उसके बेसिस पे हम वेजेस देंगे। फॉर एग्जाम्पल वो इंसान बीमार है या जो भी है, तो वो आज 2 घंटे ही काम करके चला गया, तो मैं उसको पूरे दिन का वेजेस नहीं दूंगी ना। तो हम स्टाफिंग भी डिसाइड कर पाते हैं टाइम स्टडी में और वेजेस भी डिसाइड कर पाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। फिर आता है फटीग स्टडी। एनालाइज fatigue patterns to determine the ideal length and frequency of rest breaks, improving output and worker well-being। तो यही मैंने एग्जांपल आपको अभी बताया था कि हम लोग जब मोशन स्टडी में कर रहे थे कि हम हर एक जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन रिसोर्स हम
जिसकी बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, ग्रो छोड़ो एक्सपांड तो दूर की बात है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि हमने जो डिस्कस किया था मोशन स्टडी में कि हर एक ह्यूमन रिसोर्स, हर एक इंसान, हर एक एम्प्लॉय की एक एफिशिएंसी लेवल होती है। ह्यूमन टेंडेंसी यही है कि मैं 8 घंटे बाद काम ही नहीं कर पाऊंगी, अगर मैं कर रही हूँ तो मैं 100% मेरा नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि वो डिमिनिश हो जाता है, ठीक है। आप भी खुद नोटिस करो ये चीज को, आप भी कोई काम आप कर रहे हो, कंटिन्यूअस काम कर रहे हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे करोगे, 6 घंटे करोगे, 7वें 8वें घंटे में आप खुद अनॉय हो जाओगे, ठीक है, आप एकदम एग्जॉस्ट हो जाओगे, है ना। तो हमें वही देखना है, इसलिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एग्जांपल दिया था कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में गेमिंग रूम बनाए जाते हैं, फिर अपना जो फन एक्टिविटी टास्क है उसके लिए रूम बनाया जाता है, एक थोड़ा सा उनको क्या बोलते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में जिम भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे एक्टिविटीज वगैरह बनाए जाते हैं ताकि वो अपने पूरे दिन में कुछ आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा वो जाके वहां पे रिलैक्स कर सके, वहां पे वो लोग खेल सके, ताकि उनका माइंड फ्रेश हो जाए, है ना, और वो और उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके, ठीक है। तो उनको टाइमली ब्रेक देना, ठीक है, उनको टाइमली ब्रेक देना, उनको कोई फन एक्टिविटी में इंडल्ज करना, तो ये सारे काम क्यों किए जाते हैं, ताकि उनका जो भी क्या बोलते हैं फटीग है या कोई भी क्या बोलते हैं स्ट्रेस बस्टर्स है या स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस कर सके हम लोग, ठीक है, ताकि उनका जो आउटपुट है वो हम इम्प्रूव कर पाए और वर्कर के वेलबींग के लिए हम काम कर पाए, ठीक है। अगर वर्कर ही खुद फ्रेश है, मोटिवेटेड है, काम करने में एंथुसियास्टिक है, तो वो आपका अपना जो भी है एक्सीलेंटली काम कर पाएगा, उनका 100% दे पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें वर्कर्स का सोचना पड़ेगा, उनको टाइमली ब्रेक देने पड़ेंगे, उनको कुछ फन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनके हिसाब से थोड़ा उनके लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वो आ जाता है फटीग स्टडी में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सब कुछ नोट डाउन कर लो, और 2 टेक्निक्स है ये आप नोट डाउन करो पॉज करके, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके क्लास को कंटिन्यू करते हैं हमारे आगे के टेक्निक। तो 4th टेक्निक है डिफरेंशियल फीड रेट वेज सिस्टम, पे डिफरेंट रेट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेस। तो एक हाई आउटपुट के लिए और एक बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए, ठीक है। हाई आउटपुट के लिए आप हायर पे करोगे एज पर वर्क, और बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए आप लोअर पे करोगे, ठीक है। दिस मोटिवेट वर्कर्स टू बी मोर प्रोडक्टिव। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा करते हैं मैनेजर्स, अपने और जो भी जूनियर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनको बोलते हैं कि आप जो भी काम करोगे, आप इतना इतना काम कंप्लीट करोगे तो आपको इतना पे मिलेगा, ठीक है। आप ये स्टैंडर्ड समझो कि आपको आज 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो आपको 2000 रुपीज मिलेंगे, लेकिन आप 100 के नीचे प्रोड्यूस करोगे तो आपको 1000 ही मिलेंगे या 700 ही मिलेंगे। तो उसके वजह से क्या होता है कि वर्कर्स भी ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, ओके मुझे ज्यादा पे आउट मिलेगा, ज्यादा मुझे पैसे मिलेंगे, तो मैं ज्यादा काम करूँ, ठीक है। तो वो मोटिवेट करता है, मॉनिटरी मोटिवेशन तो मेन होता है, प्राइमरी होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी एम्प्लॉय के लिए। तो मॉनिटरी मोटिवेशन जब होता है, पे रिलेटेड कोई मोटिवेशन होता है, तो जो भी वर्कर है वो और अच्छा काम करता है, ठीक है। फिर है लास्ट मेंटल रिवॉल्यूशन, अ कंप्लीट माइंडसेट शिफ्ट इज नीडेड बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू शेयर्ड गोल्स, encourages managers to improve working conditions and share gains while workers कॉर्पोरेट एंड एम्ब्रेस न्यू मेथड्स। तो जो भी बेसिकली देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, मैंने बहुत बार रिपीट किया है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। हम यही ज्यादा देख रहे हैं, एम्प्लॉयज के बारे में ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि ये जो टेक्निक्स जो है ना, ये हमें कस्टमर से पहुंचने के पहले ऑर्गेनाइजेशन में करना है, और ऑर्गेनाइजेशन में मेन कौन है? एम्प्लॉयज, सारे लेवल के एम्प्लॉयज है, सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज है। तो उनमें उनका जो माइंड है, ठीक है, वो कैसे होना चाहिए? कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो उनका माइंडसेट है वो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए कि मेरा ऐसे चल रहा है, वो वर्कर का तो वैसे है। बहुत बार ऐसे होता है, मॉनिटरी टर्म्स में होता है, उसको तो ज्यादा सैलरी है मुझसे, हम काम तो सही नहीं कर रहे हैं बट उसको ज्यादा सैलरी है ना, तो उसकी वजह से हाँ नहीं यार फिर मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे ये काम नहीं करना है,
फिर मुझे ये मन नहीं कर रहा है, अभी मुझे छोड़ देना है, वगैरह वगैरह। फिर बहुत सारी, ये तो मैंने एक रीजन बताया कि ये मॉनेटरी टर्म्स का रीजन कि जो सैलरी आती है, जो वेजेस मिल रहे हैं, वो किसी को ज्यादा है, किसी को कम है, उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। उसके पास ये स्किल सेट है, उसको ये एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दिया गया है, उसको ये एक्स्ट्रा पर्क्स दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, मुझे नहीं दे रहे। उसको जब उसने पर्टिकुलरली ज्वाइन किया था ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको लैपटॉप गिफ्ट किया था, मुझे नहीं किया। उसको ये दिया, वो दिया, मुझे नहीं दिया। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सब कुछ अवॉइड करना है, ये सब कुछ नहीं करना है। सारे जो मैनेजर्स है, ठीक है, तो माइंडसेट, अ कंप्लीट माइंडसेट शिफ्ट इज नीडेड बिटवीन मैनेजर्स और वर्कर्स। ठीक है, तो जो उनके मैनेजर्स होते हैं, जो उसके नीचे वर्कर्स होते हैं, उनमें बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उनके जो गोल्स है वो उन्होंने शेयर करने चाहिए। मतलब अगर कोई मैनेजर उनके वर्कर को कुछ बोल रहा है, कुछ बता रहा है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो आपको उसको समझ के लेना है और वैसा काम करना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपका कोई भी इशू है कि नहीं मुझे ये नहीं होगा, ये मुझे प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होगा, या मैं ये टाइम फ्रेम में नहीं कर पाऊंगा, या मुझे आज छुट्टी चाहिए, जो भी है XYZ, आपका जो भी छोटी मोटी चीजें हैं, वो आपको मैनेजर के साथ डिस्कस करनी चाहिए। मैनेजर को भी उन चीजों को समझ के लेना चाहिए, आपको कंसिडर करना चाहिए, और ये आपको मिल के काम करना है। गोल्स है तो शेयर करने हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने चाहिए, डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए। तो फिर वो हमारे काम पे भी रिजल्ट में भी दिख के आता है, और फिर हमारा जो आउटपुट है वो अच्छा नहीं होता। फिर एनकरेजेस मैनेजर्स टू इम्प्रूव वर्कर्स वर्किंग कंडीशंस एंड शेयर गेन। तो हमारे मैनेजर का काम है, ठीक है, कि लोगों को एनकरेज करें, खुद मैनेजर भी एंकरेज रहे, अपने वर्कर्स को भी एंकरेज करे, ताकि हमारा जो काम है, ठीक है, हमारा जो वर्किंग कंडीशन है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, फिर हमारे जो गेन्स है वो हम शेयर कर पाए। ठीक है, while workers cooperate and embrace new methods। तो ये मैनेजर तो खुद को पहले मैनेजर को होना चाहिए। हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे कि मैनेजर वर्कर को समझ के लेगा, वर्कर मैनेजर को समझ के लेगा, मिल के काम करना है। सिर्फ वर्कर एडजस्ट करे, वर्कर समझ के ले रहा है तो काम नहीं चलेगा। मैनेजर खुद एंकरेज होना चाहिए, खुद मोटिवेटेड होना चाहिए काम करने के लिए, तभी वो नीचे वाले को मोटिवेट कर पाए। राइट, अगर मेरे को चीजें आती है, मुझ में वो स्किल्स है, तभी मैं आपको पढ़ा पाऊंगी ना। मुझे ही नहीं कुछ आ रहा है तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी। तो वैसे ही मैनेजर को अगर कुछ नहीं पता, मैनेजर खुद ही इरिटेटेड है, बिल्कुल भी खुश नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो वर्कर्स को कैसे संभालेगा अपने, है ना, उनके जूनियर को कैसे संभालेगा। तो मैनेजर खुद एंकरेज होना चाहिए, जो भी वर्किंग कंडीशन है उसको खुद इम्प्रूव करना चाहिए। फिर जो एम्प्लॉयज है वो भी कॉर्पोरेट करेंगे, और जो भी मेथड्स है उनको फॉलो करेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन की जरूरत है एक दूसरे के। तो आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आई होंगी, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। पूरा साल आपके साथ बने रहेंगे। ये सीरीज आप फॉलो करो, है ना, आप ये नोट्स मेंटेन किया करो, उसको गो थ्रू करो। मैं हर वीडियो में बोलती हुई है, आपके फ्रेंड्स के साथ ये पर्टिकुलर वीडियो शेयर करो, ताकि वो भी सब कुछ नोट कर सके, वो भी आपके साथ पढ़ सके, आप मिलके पढ़ सको, और सारे ही बच्चे अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।